तो कल कुछ अधिकारियों पे चर्चा की थी मैंने, उसमें आपके कुछ न्यायिक आपके अधिकारी भी थे, जैसे कि आपने देखा था दीवानी मामला, उसके जो आपके न्यायाधीश होते थे व्यवहारिक कहलाते थे, प्रतिष्ठा, कंटक शोधन, दंडपाल पे भी चर्चा की थी, अंतपाल पे भी चर्चा की थी और दुर्गपाल पे भी चर्चा की थी। और तीनों मिलते जुलते हैं। तो दंड मतलब सेना, जो सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वो दंडपाल का काम था। जो आपके अंतपाल होते थे ये आपके सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक होते थे या उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे। और जो आपके दुर्गपाल थे, तो साम्राज्य के भीतर जितने भी आपके दुर्ग थे उन पर नियंत्रण रखने की जो जिम्मेदारी होती थी वो होती थी दुर्गपाल की। इसके बाद जो अगला अधिकारी है तो महत्वपूर्ण लेके चलेंगे, वो है आपका नागरिक। और ये जो नागरिक होते थे ये होते थे जनगणना अधिकारी। तो बिल्कुल आपसे सीधा सीधा पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र में जनगणना अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो जनगणना अधिकारी को क्या कहा जाता था, नागरिक कहा जाता था। और जैसे आज जनगणना होती है उस टाइम पे भी वैसे ही जो है आपकी जनगणना होती थी। कैसे जनगणना होती थी, जिले में अलग होती थी, नगरों में अलग जनगणना होती थी, और गांव में जो जनगणना करने का जो कार्य करता था वो करता था गोप। अभी गोप पे आएंगे, ठीक। तो पूरा का पूरा डाटा जो है कलेक्ट होके पहुंच जाता था केंद्र सरकार के पास में, और इसमें ढेर सारे आपके कर्मचारी लगे होते थे, और जो सर्वोच्च आपका जो जनगणना अधिकारी होता था वो आपका कहलाता था नागरिक। तो जन्म मृत्यु के जो है डाटे सुरक्षित रखे जाते थे, ताकि किसी भी प्रकार की अगर कोई योजना आपको लॉन्च करनी है तो उसके संबंध में आपको व्यवहारिक डाटा आपके पास में या आंकड़े आपके पास में बने रहें, ताकि उस योजना का एक अच्छा फल राज्य को मिल सके। तो इसके लिए होते थे आपके, और ये जो जनगणना अधिकारी कहलाते थे ये कहलाते थे आपके नागरिक। अगला जो अधिकारी है ये एक बार पूछा भी जा चुका है, वो है आपका आंतरवेशिक। तो आंतरवेशिक कौन होते थे, ये आंतरवेशिक होते थे सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रमुख। ये जो सम्राट चलता था तो उसके साथ में जो भी उसके अपने अंगरक्षक होते थे, उस अंगरक्षक दल का जो आपका नेता होता था या जो आपका मंत्री होता था वो आपका कहलाता था आंतरवेशिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रमुख। और सम्राट की अंगरक्षक सेना क्या, एक्चुअली राज परिवार के सभी सदस्यों को एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रदान की जाती थी, तो उन सभी के अपने अपने अंगरक्षक होते थे, और उन सभी का जो प्रधान आपका अधिकारी होता था वो कहलाता था आपका आंतरवेशिक। अगला जो है वो है आपका द्व्यवारिक। और ये जो आपका द्व्यवारिक होता था ये राज्य में जितने भी आपके गुप्तचर होते थे, तो ये गुप्तचरों का प्रधान अधिकारी था। तो ये राज्य के अंदर भी गुप्तचर होते थे, और अपने गुप्तचर ये विदेशों में भी भेजा करते थे ताकि उनकी गतिविधियों को भी जान सकें। और राज्य के अंदर भी इनके गुप्तचर होते थे, और गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, जहां से आपका प्रश्न बनता है। एक होते थे संस्था और दूसरे आपके होते थे संचार। संचार का मतलब, जो संचार को इंग्लिश में आप कम्युनिकेशन, तो जो संचरण करते रहते हो, मींस जो एक स्थान पर स्थिर ना हो, वो आपके संचार कहलाते थे। और जो एक स्थान पे स्थित होकर जो है अपना कार्य संपन्न करते थे वो कहलाते थे संस्था। तो आज भी आपके इस प्रकार के गुप्तचर होते हैं, और गुप्तचरों के सभी के हेड भी होते हैं। कि आज की तारीख में अगर सभी गुप्तचरों के आपके कोई हेड हैं तो वो हैं आपके अजित डोभाल जी। तो मान लीजिए मौर्य काल में भी जो है जो भी द्व्यवारिक के पद पे बैठा होगा वो तब के या उस समय के अपने अजित डोभाल होंगे, ठीक। तो राज्य के जितने भी आपके गुप्तचर होते थे, चाहे वो साम्राज्य के अंदर हैं और चाहे साम्राज्य के बाहर हैं, उन सभी पे नियंत्रण रखने वाला जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था द्व्यवारिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद में जो गुप्तचर हैं, इन गुप्तचरों को दो नाम दिए गए हैं। एक जो अर्थशास्त्र है
अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को कहा गया है सर्प महामात्य या महामात्या सर्प, सर्प को आगे पीछे कर दिया गया। और जो अशोक का लेख है, तो अशोक के शिलालेख संख्या या 6वें शिलालेख में इनको कहा गया है प्रतिवेदक। तो प्रतिवेदक, जैसा कि अशोक कहता है, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे मैं जो है घुड़सवारी कर रहा हूं, किसी भी स्थान पे हूं, मेरे प्रतिवेदक हर हाल में मुझे प्रजा की गतिविधियों से परिचित रखते हैं। तो जिन प्रतिवेदकों का वो उल्लेख कर रहा है, वो प्रतिवेदक भी क्या हैं? गुप्तचर हैं। और इनका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कहलाता था द्वारिक। और ये जो गुप्तचर होते थे, ये गुप्तचर अपना जो मैसेज भेजते थे या संदेश भेजते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उसके लिए वो कोड भाषा का प्रयोग करते थे। मींस गुप्तचरों की अपनी एक पृथक लिपि होती थी और उस लिपि को नाम दिया गया है संज्ञा लिपि। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्तचरों की पृथक लिपि को क्या कहलाती थी, या गुप्तचरों की जो पृथक लिपि होती थी तो ये आपकी क्या कहलाती थी? तो ये लिपि कहलाती थी संज्ञा लिपि। गुप्तचरों की लिपि। चलिए कमेंट्स लिए ले रहा हूं आप लोगों के, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार अपने अपने लेवल से आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए। मैं भी कहना भूल जाता हूं और फिर बिल्कुल संस्था माने जो एक जगह रहकर ड्यूटी कर रहे हैं, और संचार जो आपके लगातार भ्रमणशील गुप्तचर हैं, तो कई भेषों में रहते थे, उनमें भी नाम मिलते हैं। कापाटिक है, उदय स्थित है, ठीक है। कई प्रकार के आपके होते थे कि भिक्षु भेष में भी होते थे, साधु के भेष में भी होते थे, छात्र के भेष में भी होते थे गुप्तचर। तो उनके अलग अलग नाम है, लेकिन वो आपका बहुत डीप और उससे आपका कोई प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं जो है उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आई थिंक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं आपके अध्यक्षों पे। देखिए आपसे पहला प्रश्न तो सीधा सीधा यही पूछ लिया जाता है कि मौर्य काल में अध्यक्षों की संख्या कितनी मिलती है। तो अध्यक्ष कितने थे आपकी संख्या में? 26, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो अध्यक्ष होते थे ये मंत्रियों के नियंत्रण में रह के कार्य करते थे। मंत्रियों के नियंत्रण में रहकर कार्य करते थे। तो मेरे ख्याल से क्या, या जो हमारे जो इतिहासकार हैं या जिन लोगों ने भी इस पे अपनी रिसर्च है, उनका कहना है कि ये जो अध्यक्ष हैं मंत्रियों के नियंत्रण में रह रहे हैं या मंत्रियों के अधीनस्थ जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो मंत्री के अधीन जो है आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री का पूरा कार्यालय होता है, और उसमें जो है पूरा का पूरा एक सेक्रेटरीट होती है, उनका अपना सचिवालय होता है, जिसमें आपके सीनियर ऑफिसर या हाई ऑफिसर्स बैठते हैं, आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरी या सचिव। ऐसे ही मुख्यमंत्री सचिवालय भी होता है, सभी राज्यों के अपने अपने सचिवालय होते हैं, वहां पे भी आपके इस प्रकार के अधिकारी बैठते हैं, उनका अपना सचिवालय होता है। तो सही अर्थों में ये जो अध्यक्ष रहे होंगे, इन अध्यक्षों की तुलना हम कर सकते हैं आधुनिक सेक्रेटरी से या आधुनिक सचिवों से। क्लियर? और इसमें अब 26 में, किताबों में तो पूरे 26 मिल जाते हैं, तो पूरे 26 तो आपको नहीं याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। और पहला आपका है पौतवाध्यक्ष, और उसी के साथ दूसरा भी लिख दे रहा हूं पत्तनाध्यक्ष, और तीसरा लिख दे रहा हूं पर्णयाध्यक्ष। और ये लिखने का एक खास कारण भी है, नाम से ही आपको स्पष्ट होगा। पौतवाध्यक्ष लिखा है, पत्तनाध्यक्ष लिखा है और पर्णयाध्यक्ष लिखा हुआ है।
और इसी में जो है आपकी कंफ्यूजन भी होती है। ठीक, कैसे आप कंफ्यूज नहीं हो और आपको हमेशा याद बना रहे, तो बड़े ध्यान से आप देख लीजिए और सुन लीजिए। नीचे से उठा लेते हैं पर्ण, पत्तन, मीन्स अगर आप इसको तोड़ें तो पत्तन धन अध्यक्ष, ऐसे ही टूटेगा ये। इसको अगर तोड़ें पर्ण धन अध्यक्ष, ये भी ऐसे ही टूट जाएगा। संधि विच्छेद आप लोग अच्छा जानते होंगे। ठीक, और इसको तोड़ा जाए तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, दो ही तोड़ने में काम हो जाएगा आपका, अनावश्यक मेहनत क्यों करनी। तो पत्तन से तो स्पष्ट है, पत्तन का मतलब क्या होता है, पोर्ट। मीन्स जितने भी आपके बंदरगाह होते थे राज्य में, तो अगर आप मौर्य काल में देखें इस प्रकार से, तो मौर्यों का जो नियंत्रण क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र तो बाहर ही था, ये बाहर क्षेत्र था। कौन कौन सा इनका क्षेत्र था, यहां पे आप गुजरात वाला बना दीजिए, वो बनाना ज्यादा जरूरी है। जो इनका सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां से आपका प्रश्न, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है, वो था भड़ौच या बैरीगाजा। क्यों था, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि मौर्यों में आपने पढ़ा कि 5 आप जो है दक्षिण भारत के राज्य पढ़ते हैं, चोल है, पांड्य है, केरल पुत्र है, साती पुत्र है और ताम्रपर्णी लंका। और फिर आप पश्चिम के 5 यूनानी राज्यों के नाम पढ़ते हैं। मीन्स इनकी मौर्यों की विदेश नीति देख लीजिए, मौर्यों की विजय जहां से शुरू हुई उसको आप देख लीजिए, पूरा सब कहां पे केंद्रित है, पश्चिम की ओर। व्यापार भी कहां से हो रहा है, पश्चिमी देशों के साथ में। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि इनका जो प्रमुख बंदरगाह होगा वो आपका पश्चिमी तट का ही होगा, पूर्वी तट का नहीं होगा, एकदम क्लियर। और पश्चिमी तट का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह था प्राचीन काल में, वो आपका भड़ौच था, गुजरात में था। इसी को भड़ौच भी कहा गया है और इसी को जो है बैरीगाजा भी कहा गया है। क्लियर है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी और भी बंदरगाह थे, यहां पे सोपारा था महाराष्ट्र में, ठीक है। उड़ीसा में जब इन्होंने जीत लिया तो घंटासार बंदरगाह था। पश्चिम बंगाल में ताम्रलिप्ति इनका बंदरगाह था। ये वाला जो आपका सिंधु नदी के पास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे बरबाकीकम नामक बंदरगाह था। तो ढेरों बंदरगाह थे। तो इन सभी बंदरगाह पे नियंत्रण रखने वाला जो आपका अधिकारी था, वो आपका कौन था, वो था आपका पत्तनाध्यक्ष। तो आपसे अगर पूछता है कि कौन सा जो है बंदरगाह का सर्वोच्च अधिकारी था या पत्तन का सर्वोच्च अधिकारी था, तो वो था आपका ये। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि मौर्य काल में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो अगर आपसे पूछता है कि सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो भड़ौच, और भड़ौच का ही एक नाम मिलता है क्या, बैरीगाजा। तो कई बार हो सकता है कि विकल्प में आपको भड़ौच ना दिया जाए और आपको दे दिया जाए क्या, बैरीगाजा। तो ये तो क्लियर हो गया, पत्तनाध्यक्ष आपको रटने की जरूरत नहीं है। फिर आपने उठाया पर्ण्याध्यक्ष। पर्ण माने क्या होता है, जो आपका वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। बाजार को कहा जाता था आपण। तो पर्ण का मतलब है कि ऐसा स्थान या ऐसा आपका क्षेत्र जहां पे आपका वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा हो। वस्तुओं का क्रय विक्रय आपका काहे के अंतर्गत होगा, तो वस्तुओं का क्रय विक्रय आपका होगा जबकि आप व्यापार वाणिज्य करते हो। दो शब्द हैं आपके, एक है आपका व्यापार और दूसरा शब्द है आपका वाणिज्य। तो चाहे आपसे व्यापार पूछे और चाहे वाणिज्य पूछे, संदर्भ एक ही है। अंतर केवल इतना है कि व्यापार के साथ में स्वाभाविक रूप से आपका जुड़ जाता है वाणिज्य। फॉर एग्जाम्पल, आप सब्जी खरीदने के लिए मार्केट में गए और आपने जो है 20 रुपए की सब्जी खरीदी और पता पड़ा कैरी बैग ले जाना भूल गए और इलाहाबाद में है, तब तो जो है यहाँ पे स्टूडेंट खासतौर से भूल जाता है। तो उसने जो है 5 रुपए का आपको कैरी बैग भी दे दिया।
फिर आपको मन किया मौसम बहुत अच्छा है, चाय पकौड़ी खा ली जाए, तो आपने 5 रुपए की चाय और 5 रुपए की पकौड़ी खा ली, हालांकि सस्ता बोल दिया, मान लीजिए। ठीक, तो व्यापार से संलग्न जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी की सारी गतिविधियां आपकी काहे में काउंट हो जाती हैं? वाणिज्य में। ठीक, व्यापार से लगी हुई जितनी गतिविधियां हैं सारी गतिविधियां आपकी काउंट हो जाएंगी वाणिज्य में। इसलिए आप देखते हैं किताबों में लिखा रहता है व्यापार और वाणिज्य। तो आपको जो ये पर्ण है, पर्ण का मतलब होता है वस्तुएं खरीद बिक्री, और इसका जो अधिकारी हो गया मीन्स ये आपका काहे का अधिकारी हो गया? व्यापार या आपका वाणिज्य का प्रधान अधिकारी। यह आपका क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपका पर्णय अध्यक्ष। फिर इसके बाद में अगला जो अध्यक्ष है वो है आपका पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष क्या करता था? पौतवा अध्यक्ष था, इसका मतलब होता है, पौत का मतलब होता है माप तौल। तो इसके लिए कहा जाता है कि भाई माप तौल का ये सर्वोच्च अधिकारी था। तो अब आप देख रहे हैं इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और सभी क्षेत्रों में आपका फैला हुआ है। तो सभी जगह पे आपके माप तौल के समान मानक, जैसे आप जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में आप पढ़ते हैं कि इनके जो है माप तौल के समान मानक थे। दो शब्द हैं आपके, एक है माप और दूसरी है आपकी तौल। तो हड़प्पा सभ्यता में आप पढ़ते हैं कि ईंटों में एक मानकता थी 4:2:1 में थी, कि लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और मोटाई उसकी 1 सेंटीमीटर। एक ईंट आपकी मिल रही है जो है चौहंदड़ों से, सिंध क्षेत्र से जो है पाकिस्तान के, और दूसरी ईंट आपकी मिल रही है आलमगीरपुर से, उत्तर प्रदेश से, और दोनों ही ईंटों में आपका माप कैसा है? आपका समान है। और हड़प्पा के जो बांट थे, वही संदर्भ एग्जाम्पल ऐसे ही दे रहा हूं जहां से आपको प्रश्न भी मिल जाए, ठीक है, क्योंकि प्रयास यही रहता है कि मैक्सिमम प्रश्नों पे अगर एग्जाम्पल देते हुए या जो आपके महत्वपूर्ण संदर्भ है उस पे एग्जाम्पल उठाते हैं तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी ज्यादा होते हैं। तो मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए तो खैर बहुत ही अच्छा है। तो हड़प्पा में आप पढ़ते हैं कि इनके बांट 16 के गुणज होते थे, 16 के स्क्वायर में होते थे। तो इनका एक बांट पता पड़ा अफगानिस्तान से मिल रहा है और दूसरा जो है इनका बांट मिल रहा है आपका महाराष्ट्र से, वो समान है। तो ये बांट तौल, माप तौल में आपकी समानता है। समानता क्यों है? क्योंकि कोई केंद्रीकृत शासन प्रणाली हड़प्पा सभ्यता में रही होगी। तो मौर्यों में तो बड़ा स्पष्ट है कि भाई केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, और माप तौल के आपको मानक भी एक रखना है, नहीं तो आपका व्यापार आपका प्रभावित हो जाएगा। तो इन माप तौल के मानकों को जो है लागू करवाना, या पूरे साम्राज्य में आपके या पूरे राज्य में आपके या उस स्थान विशेष में आपके पूरे में एक बने रहे, इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, यह आपका जो सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था, यह आपका कहलाता था कौन? पौतवा अध्यक्ष। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर टीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी हिस्ट्री के लिए जो है जो आपका कला का पोर्शन है उसमें हमारे प्री जो है आलोक दुबे सर पढ़ा रहे हैं, और जो आपका पीजीटी के लिए टीजीटी पीजीटी की जो आपकी हिस्ट्री है उसमें अरविंद सर पढ़ा रहे हैं, और दोनों ही लोगों का अध्ययन जो है मुझसे कई गुना अच्छा है। ठीक है, तो बाकी सामान्य अध्ययन के लिए जो आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, सामान्य अध्ययन में यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स, तो इसके लिए जो है मेरी सेवा आप ले सकते हैं। और अभी तक आप लोगों से एक निवेदन है मेरा कि 93 पे बने हुए हैं आप लोग, तो चलिए एक बार थोड़ा सा जोर मार दीजिए, ठीक है, और 93 से एटलीस्ट जो है 100 प्लस लेके तो चलिए ठीक है। तो चलिए एक बार अपने अपने लेवल पे आप लोग शेयर कर दीजिए, और इसकी कोई खास आवश्यकता है नहीं है। हालांकि आपके काम की जो चीज है वो हड़प्पा सभ्यता डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको 4:2:1 याद रखना है, ठीक है, और साथ ही साथ आपसे ये भी आंकड़ा पूछ लेता है कि इनके बांट कितने के गुणज होते थे, तो 16 के गुणज। तो खैर 16 वाला आंकड़ा भी आपको याद नहीं रखना होता है, ठीक है। 16 का नंबर ऐसा है
कई लोग कहते हैं कि सर ये याद कैसे रहे। मैं एक बार ऑफलाइन क्लास में चर्चा कर रहा था, तो एक स्टूडेंट कहा सर भूल जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल तक। हमने कहा बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्यों भूलेंगे आप लोग कहते हैं भाई, हमारे बूढ़े पुराने कहते हैं कि आपकी बात 16 आने सही है। 16 आने सही है मींस इसका मतलब है कि 16 और ये आना कोई इकाई है, बिल्कुल ही आना इकाई है। 16 आना का मतलब होता था 1 रुपया, 1 आना 2 आना और ऐसे ऐसे करके अगर आपने जो है 16 आपने जो है सिक्के इकट्ठे कर लिए तो आपका कहलाता था 1 रुपए। तो 16 आने आपकी बात सही है। और आपकी बात क्या सही है? मेरी बात सही है 16 आने की। आप लोग ये शब्द भूलेंगे नहीं। 16 छटाक बराबर 1 शेर। ठीक। तो ये चीजें जो है आपके माप तौल में, ये चीजें जो है मानक ये प्रयोग हो रहे थे। और ये जो आना था, ये आना आपका एक सिक्का था और नाम से ये स्पष्ट 1 रुपए हो रहा है तो सिक्का ही होगा। और ये सिक्का जो चलाया था, ये चलाया था शाहजहां ने। और ये चांदी और तांबे के बीच की एक सिक्का था। तो आपसे एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया था कि आना का प्रचलन किसने किया था? तो आना का प्रचलन किया था किसने? शाहजहां ने। तो खैर संदर्भ बिंदु हमारा क्या है कि 16 का जो आंकड़ा है वो आप क्यों भूलेंगे? 16 आना 1 रुपए, 16 छटाक 1 शेर। मींस जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में एक कॉन्टिन्यूटी है, सातत्यता है या निरंतरता है। कि आप सोचिए, आप 2500-3000 ईसा पूर्व की आपकी सभ्यता कि आज से जो है लगभग 5000 साल आप राउंड फिगर में मान सकते हैं। 5000 सालों तक आपके मानक बदले नहीं, मानक ही नहीं बदले। ठीक है, तो इसी को आप बोलते हैं संस्कृति की जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं उनको ग्रहण कर लेना। सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। ठीक है, तो सार सार की या काम की चीजें आप लोग ग्रहण किए रहिए और जो आपकी फालतू की चीजें हैं उनको आप हटा दीजिए। अब अगले सार की चीज क्या है आपके लिए? वो है आपकी मुद्राध्यक्ष और दूसरा यहां पे मैं लिख रहा हूं लक्षणाध्यक्ष। और बस 26 में से इतने ही अध्यक्ष आपको याद रखना है। और बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कितने अध्यक्ष मैंने अभी आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, 1-2 अध्यक्ष और लिखूंगा, 3 ये। ठीक है, मात्र जो है आपको 2 अध्यक्ष और लिखूंगा, 3 2 5 2 7। 26 में से मात्र जो है 6 या 7 अध्यक्ष आपको याद रखने हैं। पूरे 26 आपको किताबों में लिखे मिलेंगे, उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कभी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जो आपसे पूछे जाते हैं और जो आप गलतियां करते हैं वो महत्वपूर्ण है। फिर मैंने लिख दिया मुद्राध्यक्ष और लक्षणाध्यक्ष। अब इसको जैसे ही अपन लोग तोड़ते हैं तो मुद्रा धन अध्यक्ष, तो मुद्रा से लगता है अरे पैसे का मामला है, तो आपसे पूछ लेता है सिक्के जारी करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो तुरंत टिक कर देते हैं मुद्रा अध्यक्ष में और प्रश्न गलत हो जाता है, क्योंकि सिक्के जारी करने वाला जो अधिकारी होता था वो मुद्रा अध्यक्ष नहीं होता था, बल्कि वो कहलाता था लक्षणाध्यक्ष। यह था आपका सिक्के जारी करने वाला अधिकारी। अभी ये याद हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, और ये जो आपका मुद्राध्यक्ष होता था, ये होता था पहचान पत्र जारी करने वाला अधिकारी। तो अब आप कहेंगे कि सर ये मुद्रा का जो है मतलब क्या है, या मुद्रा का मतलब पहचान पत्र से कैसे है? तो ये ठीक वैसा ही है जैसे कि आप कोई फॉर्म भरते हैं और फॉर्म को अगर आप किसी से अटेस्ट कराने जाते हैं तो वो अपने सिग्नेचर करता है और मोहर उठा के उसको मुद्रीकृत कर देता है। ठीक है, मीन्स ये आपका जो अधिकारी होता था मुद्रा अध्यक्ष, ये सिक्के वाला अधिकारी नहीं था। मुद्रा अध्यक्ष का काम होता था पहचान जारी करना, या आपका अपना जो भी पासपोर्ट है, आप फला फला काम करने के लिए अगर अपॉइंट किए गए हैं तो उसने जो है उसको मुद्रितकृत कर दिया, उस पर मोहर लगा दी या ठप्पा लगा दिया। तो इसलिए जो आपका मुद्रा अध्यक्ष का, ये आपका कौन सा था? पहचान पत्र जारी करने वाला अधिकारी था। और सिक्के जारी करने वाला जो अधिकारी था, ये था आपका लक्षणाध्यक्ष।
याद कैसे रहे? बड़े आसानी से याद रहेगा। सिक्के का मतलब क्या हुआ? ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा पैसा आएगा तो लक्षण कैसे हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए थोड़ा सा, ठीक है? तो लक्षण खराब हो जाएंगे या अच्छे हो जाएंगे, ठीक, वो आप बता दीजिए। सर कर प्रणाली भी मौर्यकालीन समझा दीजिए। कर प्रणाली में क्या है? कर प्रणाली तो बहुत छोटी सी है। ओके, अब देखिए, आपकी अगर कोई पर्सनल आपकी प्रॉब्लम है या आपको ऐप से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है या एडमिशन से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो संस्था का हेल्पलाइन नंबर जो है लगातार आप लोगों को शो होता रहता है। सो प्लीज जो है आप लोग उस पर संपर्क कर लीजिए, ठीक है? और बिल्कुल जो लोग भी पूछ रहे हैं तो संस्था में आप संपर्क करके हमारे प्रिय पवन सर की जो मैथ की बुक है, और अपने आप में बहुत ही धुआंधार बुक है, जितनी तारीफ की जाए उस बुक की उतना ही कम है। और खैर पवन सर के बारे में कुछ भी कहना, पवन सर हैं, आरपी सर हैं, इनके विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, ठीक है? तो जितनी भी प्रशंसा की जाए पवन सर की, आरपी सर की अपने में कम ही है। और पवन सर ने बुक लिख दी है, और जल्दी ही जो है आरपी सर को भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी जल्दी से बुक लिख दें, ताकि आप लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके, ठीक है? तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं संस्था में, बहुत ही इजिली आपको अवेलेबल हो जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप लोग, ठीक है? चलिए, और जो लोग भी पूछ रहे हैं क्लास के लिए, तो फिर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, बिल्कुल जो है शुरुआत में मैंने लिखा हुआ है, और उस चीज को आप लोग प्लीज अन्यथा भी मत लिया कीजिए। आप लोग बार बार कहने लगते हैं तो मुझे ही बड़ा खराब लगता है, आप लोग कहते हैं सर बीच में चले जाते हैं, तो भाई आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहा हूं, ये डेमो क्लास है। और फिर आपसे कहूंगा कि यदि आप लोगों को लगता है कि हमारे अंदर, हमारी पूरी टीम के अंदर, बहुत ही मेहनती टीम है हमारी, ठीक है, तो अगर आपको लगता है हमारी पूरी टीम के अंदर योग्यता है, क्षमता है, अपेक्षित योग्यता क्षमता है, तो हमारा सामान्य अध्ययन का बैच जो कि आपका आरओ के लेवल से भी चल रहा है, पीसीएस लेवल से भी चल रहा है, और जैसे ही ऑफलाइन आपकी स्टार्ट होगी तो तुरंत आपका ऑफलाइन बैच भी सामान्य अध्ययन का प्रोवाइड कराया जाएगा किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है? तो जो है आपके ऊपर है, आप चाहें ऑनलाइन, और अभी तो ऑनलाइन की ही सेवा है, ऑफलाइन का कोई निश्चित भी नहीं है, ठीक है? तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और जो बैच आपका बंद नहीं होगा, करंट अफेयर्स का बंद नहीं होगा, करंट अफेयर्स लगातार आप लोगों को कराएंगे। जैसे ही ये डेमो क्लास स्थगित करेंगे वैसे ही करंट अफेयर्स में आएंगे, और लगातार आप लोग करंट अफेयर्स कराएंगे। और करंट अफेयर्स में बाकायदा आपको प्रत्येक माह का, जिस प्रकार से शुरुआत में आपको लेकर चल रहे थे, और लगभग आप लोगों को करंट अफेयर्स पे मैं आप लोगों के साथ में लगभग जो रहा हूं वो 5 महीने तक रहा हूं। 5 माह तक का करंट अफेयर्स में इसके पहले मैं रहा था, फिर कुछ अस्वस्थ हो गया और फिर थोड़ा शेड्यूल भी खराब हो गया, तो इस कारण क्विट करना पड़ा मुझे, ठीक है? तो बिल्कुल उसी प्रकार से लेके चलेंगे, बिल्कुल हर महीने की सारी चीजें, चाहे आपकी संक्षिप्तियां हैं, नियुक्तियां हैं, आपके पुरस्कार हैं, खेल है, महत्वपूर्ण आपके पुरस्कार हैं, ठीक है? तो उसमें सारा का सारा पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है, आपका इकोनॉमी का जो आपका पोर्शन है, तो सारे सेक्टर्स को अलग करते हुए और उनका अपना एक व्यवस्थित आप लोगों को पूरा, जैसे मैं नोट्स तैयार कराता हूं, बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोगों को तैयार कराऊंगा, क्वेश्चंस को हाईलाइट करते हुए चलूंगा। और संडे को आपका जो है टेस्ट सीरीज कर दूंगा, टेस्ट सीरीज, या आप कह सकते हैं टेस्ट सीरीज ही कह लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? तो वो लेके आ जाऊंगा, तो उससे जो है एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ठीक है? तो इस चीज को लेके आप लोग नहीं कहा कीजिए कि जो है क्लास बीच में आप स्थगित कर देते हैं, ठीक है? चलिए, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि यहां तक मैंने आपसे चर्चा की जो कि लक्षणाध्यक्ष, सिक्के जारी करने वाला अधिकारी। अब सिक्के तो ये जारी कर देते थे, लेकिन उस समय पे भी कुछ क्रांतिकारी लोग रहे होंगे, जैसे आज क्रांतिकारी लोग समय समय पे न्यूज में चर्चा में आ जाते हैं। कभी रिसेंटली आपका परसों का एक मामला था, तो उसमें नकली नोट छाप रहे थे, घर पे ही बैठ के जो है उन्होंने छपाई अभियान शुरू कर दिया था, बाद में पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो ऐसे चमत्कारी महापुरुष जो है उस समय पे भी, मौर्यकाल में भी होते रहे होंगे। और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि सिक्कों के असली और नकली की पहचान करने के लिए एक अलग अधिकारी नियुक्त किया गया था, और उस अधिकारी का नाम था रूपदर्शक। तो ये आपका अगला है प्रश्न कि आपसे अगर पूछें कि सिक्कों की पहचान करने वाला अधिकारी,
तो पहचान करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो पहचान करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि धरती वीरों से खाली नहीं है। ठीक है, तो आपसे एक बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि रूपदर्शक किस विभाग से संबंधित था, तो उसमें अलग अलग दिए हुए थे। तो उसमें एक जगह आपका करेंसी भी था, तो ये काहे से संबंधित हो जाएंगे? आपके करेंसी से, कि सिक्कों की असली और नकली की पहचान करने वाला। तो ठीक वैसा ही है, ये भी नाम बड़े आसानी से याद रहता है। आप बड़े ध्यान से अगर देखें रूप और दर्शक की रूप को देखना, तो जैसे आपको अगर कभी 500 का नोट मिलता है तो तुरंत ही अलट पलट के देखते हैं, नकली तो नहीं है। कि रूप को आप उसके देख रहे हैं तो ये भी अलट पलट के देखते होंगे और रूप देख के ही समझ जाते होंगे असली है या नकली है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिक्का जारी करने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन था? लक्षणाध्यक्ष था। और सिक्कों के असली नकली की पहचान करने वाला जो अधिकारी था वो कौन था? वो था आपका रूपदर्शक अधिकारी। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 ही हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, जीआईसी के लिए जो आप लोग पूछ रहे हैं, जीआईसी का बैच आपका चल रहा है। ठीक है, और उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, और अच्छे खासे उसमें हैं लोग हैं। ठीक है, और वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। ठीक है, तो बिल्कुल जीआईसी के लिए है, सारी चीजें हैं, सारी सुविधाएं हैं। ठीक, चलिए अगला जो अध्यक्ष है और जो आपसे पूछता है वो है सीता अध्यक्ष। तो सीता अध्यक्ष क्या होते हैं? तो राज्य के अधीन या जो आपकी राजकीय भूमि होती थी, तो ये राजकीय भूमि का सर्वोच्च अधिकारी था। राजकीय भूमि का सर्वोच्च अधिकारी या देखरेख करने वाला अधिकारी। अधि लिख के डॉट कर दिया, समझ जाएंगे आप। तो राजकीय भूमि, तो मौर्य काल में, अभी आप में से कोई कह रहा था कि जो है उनकी कर प्रणाली पे चर्चा कर दीजिए। तो कर प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो भूमि कर ही प्रमुख था। तो भूमियां 2 प्रकार की थी, एक आपकी निजी स्वामित्व वाली भूमि होती थी और एक आपकी राजकीय भूमि होती थी। और आज की तरह व्यवस्था नहीं थी, उस समय आपकी पॉपुलेशन बहुत कम रही होगी, क्योंकि ना तो इतनी चिकित्सीय सुविधाएं थी और लगातार युद्ध हो रहे, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो लोग मरते रहते थे। तो इसलिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी नहीं, जमीन बहुत ज्यादा थी। तो होता क्या था कि जो भी भूमि जंगल को साफ करता था, जो भी व्यक्ति, कि उसने देखा कि भाई जो है घर के पीछे जंगल है, तो उन्होंने उठाई कुल्हाड़ी, उस जंगल को साफ कर दिया। तो जो आपने जंगल को साफ कर दिया वो भूमि आपकी हो गई, तो आपका उस भूमि पे अधिकार हो गया, आप निजी किसान हो गए, आप चाहें उस पर अपनी खेती कर सकते हैं। और उसके अलावा जितनी भूमि होती थी वो सारी की सारी भूमि किसकी होती थी? राज्य की होती थी। और राज्य के सामने भी यही समस्या होती थी कि लगातार जो है आपके जंगल साफ होते रहे, ज्यादा से ज्यादा भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ताकि राज्य की ज्यादा से ज्यादा आय हो। ज्यादा से ज्यादा आय इसलिए हो क्योंकि समृद्धि बढ़े तो बड़ी एक सेना बनाए, सेना के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया जा सके। ये पूरी कहानी होती थी। तो क्या करते थे ये लोग जंगल साफ कराने के लिए? कि पता पड़ा कलिंग का युद्ध आप अशोक के संदर्भ में पढ़ते हैं, या चंद्रगुप्त मौर्य ने जो भी युद्ध लड़े, तो युद्ध में जो भी बंदी बनाए जाते थे उनको मारा नहीं जाता था। वो माना जाता था कि ये मानवीय संसाधनों की क्षति हो जाएगी, तो उनको दास बना लिया जाता था और उन दासों से जो है ज्यादा से ज्यादा जंगलों को साफ कराया जाता था, उसको कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट करा दिया जाता था और उन्हीं से उसमें खेती कराई जाती थी। मींस जो ये आपके सीता अध्यक्ष होते थे, ये सीता अध्यक्ष क्या काम करते थे? ये सीता अध्यक्ष ये देखते थे कि पूरे राज्य में कितनी राजकीय भूमि है, इनके अधीन कई जो है अधिकारी होते थे, तो कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया गया, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी आय हो रही है, इन सब का हिसाब किताब कौन रखते थे? ये रखते थे सीता अध्यक्ष। और ये काहे से संबंधित थे? राजकीय भूमि से। और नाम याद रखना भी बड़ा आसान है कि अगर आप देखते हैं कि त्रेता युग में जो सीता जी की या जानकी जी की जो उत्पत्ति मानी गई है, कैसे मानी गई है? कि जनक जो है खेती कर रहे थे, उनका हल जो है एक मटके से टकराया, मटके को उन्होंने उठाया और जो है उससे कौन निकली? सीता निकली। तो इसलिए सीता का एक पर्यायवाची आपको मिलता है भूमिजा। क्लियर? और फिर विलीन भी कहां पे हो गई थी? धरती में ही विलीन हो गई थी। इसलिए जो आपकी राजकीय भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि इस राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था, तो राजकीय भूमि आपकी कहलाती थी सीता, और इस भूमि का नियंत्रण करने वाला, निरीक्षण करने वाला जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, सीता अध्यक्ष कहलाता था। एकदम क्लियर है, कहीं कोई डाउट ही नहीं हो सकता है। और आपकी दो प्रकार की भूमि थी, निजी भूमि थी और आपकी राजकीय भूमि भी होती थी, या राजकीय स्वामित्व की भूमि होती थी, कि निजी भूमि के अलावा जितनी भूमि है वो सब राजा की है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है। और निजी भूमि से या निजी किसानों से जो कर लिया जाता था उपज का 1/6, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को आपको याद रखना होता है। तो आपसे पूछ भी लेता है मौर्य काल में भू राजस्व की दर कितनी थी, तो उसमें लिखा मिल जाता है 1/6 से 1/8, कहीं कहीं 1/6 से 1/4। तो किसी किसी अनाज पे आपका जो है 1/6 ले लेता था, किसी पे जो है 1/4 ले लेता था, तो इसलिए 1/4 से 1/6 लिख दिया जाता है। लेकिन जो एकदम ऑथेंटिक है वो है, सही है आपका 1/6, कि जो आपने अन्न उपजाया है उसका 1/6वां भाग जो है राज्य कर के रूप में ले लेगा। ये महत्वपूर्ण है। फिर आपसे पूछ लेता है राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था, और राजकीय भूमि का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था आपका सीता अध्यक्ष। ठीक, चलिए कोई प्रश्न आप लोगों का? किस चीज पे डिस्कशन हो रहा है भाई? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों का। आठवीं जंगल अधिकारी, चलिए फिर एक आपको अध्यक्ष और याद रखना है, विविधता अध्यक्ष। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए सबसे लास्ट में लेके आया है इनको। ये आपका राज्य में जितनी भी चरागाह भूमि होती थी, ठीक है, उसका ये सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक, तो आपको जो संदर्भ याद रखने हैं वो संदर्भ केवल और केवल आपको अध्यक्षों में, हालांकि उसको नहीं भी याद रखते हैं। कितने अध्यक्ष हुए आपके? एक ये हो रहे हैं, दो ये हो रहे हैं, तीन, और तीन के बाद में पीछे आएंगे तो तीन ही है। मीन्स 26 में आपको केवल जो याद रखने होते हैं वो याद रखने होते हैं 6 अध्यक्ष, बस। इन्हीं से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, बाकी तो अध्यक्ष ऐसे हैं कि जो आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, और पूछे जाएंगे तो आपको जो है नाम से ही स्पष्ट हो जाएंगे। कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई शराब खाने का प्रमुख अध्यक्ष कौन होता था, तो शराब को उतने टाइम पे सुरा बोला जाता था, तो सुरा से ही हो गए सुराध्यक्ष। या जो है राज्य में जितनी भी वेश्याएं होती थी उनका अध्यक्ष कौन होता था, तो वेश्याएं कहलाती थी। गणिका, उनके अपने जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे वो कहलाता था गणिका अध्यक्ष। तो कई अध्यक्ष तो ऐसे हैं जो नाम से ही स्पष्ट हैं। ठीक है, तो बूचड़ खाने का अध्यक्ष की जहां पे जो है आपके जानवर इत्यादि काटे जाते हैं, तो बूचड़ खाने में कोई जाता नहीं है, सूना बना रहता है, सूना अध्यक्ष हो गए। ठीक है, तो बाकी वो आपसे पूछे भी नहीं जाते। जो आपसे पूछे जाते हैं और जिसमें कंफ्यूजन होती है वो आपको याद रखना है, वही समय समय पे पूछे जाते हैं। और फिर आपसे कहूंगा कंपटीशन में कभी सारी चीजों को जो है नहीं पढ़ा जाता, ना ही याद रखा जाता है। और नोट्स भी इसी प्रकार से आपका होना चाहिए कि जो आपका एकदम परीक्षा उपयोगी हो, सारगर्भित हो, कि आप पढ़ें, तुरंत ही जो है चीजें स्ट्राइक करें, और एग्जामिनेशन हॉल में आपको 4 विकल्पों में सही विकल्प अच्छा लगने लगे। भले ही आपको रटा रटाया ना आए, लेकिन आपको अच्छा लगने लगे और आप उसे टिक कर दें। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ये तो हम चर्चा कर रहे थे केंद्रीय प्रशासन पे। केंद्रीय प्रशासन के बाद में हम आप आ जाते हैं किस पे? प्रांतीय प्रशासन पे। तो प्रांतीय प्रशासन, इस पे आपके कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या क्या प्रश्न बनते हैं, इसको देखे लेते हैं। और इसके लिए एक छोटा सा जल्दी से मैप बनाए लेते हैं। और मैप एक चीज करता है, भूलते भूलते भी चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रखा देता है। जो ये मौर्य साम्राज्य था, तो पूरा का पूरा जो आप मौर्य साम्राज्य देखेंगे, ये क्षेत्र बाहर, जो बाहर है उसको कट किए दे रहा हूं, ये क्षेत्र बाहर, ठीक है, और एक क्षेत्र थोड़ा सा अंदर कर दें उसको,
ये क्षेत्र आपका नेपाल वाला जो क्षेत्र था ये आपका अंदर क्षेत्र था। ठीक है, अब अगर आप देखें कि इतना बड़ा जो मौर्य साम्राज्य है, तो ये पूरा का पूरा जो मौर्य साम्राज्य था ये 5 प्रांतों में विभाजित था। कौन कौन से ये 5 प्रांत थे, वहीं से लेके चल रहे हैं। नंबर 1 ये आपका उत्तरापथ, ठीक। नीचे आएंगे, नंबर 2 ये आपका अवंती। नंबर 3 यहां पे आप आएंगे, ये आपका दक्षिणापथ। नंबर 4 ये आपका उड़ीसा में पड़ेगा कलिंग। और जो 5वां प्रांत है वो पाटलिपुत्र, बिहार में इसको नाम दिया गया प्राच्य। प्राच्य का मतलब होता है पूर्वी। तो ये आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करेंगे तो यहां पे आपका पड़ेगा प्राच्य। तो ये 5 प्रांत थे। तो आपसे पहला प्रश्न तो यही पूछ लेता है कि संपूर्ण मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था। तो कितने प्रांतों में मौर्य साम्राज्य आपका विभाजित हो रहा है, 5 प्रांतों में। फिर अगला प्रश्न आपसे जो वो सुमेलित कराता है कि इन 5 प्रांतों की राजधानियां क्या थी। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो उत्तरापथ है, जहां पे मैंने नंबर 1 लिखा है, वहीं पे आपका था तक्षशिला। वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ेगा। पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर के क्षेत्र इसके अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पे आपका एक विश्वविद्यालय था, विश्वविद्यालय बाद में बना था। उसके पहले भी यदि आप जाएंगे तो ऐतिहासिक काल में तक्षशिला के विषय में सबसे पहली जानकारी जो मिलती है वो ये मिलती है कि इसकी स्थापना की थी भरत के पुत्र तक्ष ने। क्लियर। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। दूसरा अवंती। अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैन या उज्जैनी। और आपसे पूछ लेता है कि अशोक शासक बनने से पहले कहां का गवर्नर था, या राज्यपाल था, या वायसराय था, या उपराजा था। तो कहां का था, यह था अवंती का या उज्जैन। तीसरा आपका दक्षिणापथ, ये कर्नाटक में पड़ेगा। और दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो थी सुवर्णगिरी। क्लियर। चौथा है आपका कलिंग, उड़ीसा में पड़ेगा। इसकी जो राजधानी थी तो तोसली, या कहीं कहीं पे आपको तंसुली भी लिखा मिल जाएगा। तो दोनों में लिख दे रहा हूं। और 5वां प्राच्य, इसकी राजधानी स्पष्ट ही है पाटलिपुत्र। पू की मात्रा नहीं लगा रहा हूं क्योंकि लग नहीं रही है, ठीक है। तो ये आपके प्रांत और ये आपकी राजधानियां, यहां से आपका पहले प्रश्न बन जाता है। तो खैर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए जो आपका करंट अफेयर्स है, वेद प्रकाश जी आपके माध्यम से मैं सभी अभ्यर्थियों को सूचित करना चाहूंगा कि जो भी आपका करंट अफेयर्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, कि आप जो भी एग्जाम आपका जिस माह में हो रहा है, ठीक, उसके पहले के 6 माह का करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। अब कई स्टूडेंट्स को लगता है, वो कहते हैं कि सर ये तो लॉकडाउन बना रहा, एग्जाम हमारा जो प्रस्तावित था वो तो जून में प्रस्तावित था। उनका तर्क मैं बता दे रहा हूं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को यह गलतफहमी रहती है कि जून में हमारा एग्जाम होना था, पेपर बन चुका होगा। ऐसा उनका मानना है स्टूडेंट्स का कि पेपर बन चुका होगा, मींस जून से 6 माह पहले का अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपका जो है इस प्रकार जो है, ऐसा आप सोचते हैं कि हमारा पेपर सेट हो गया होगा, ठीक है। पेपर आपके जो है कई सेट आपके बनाए जाते हैं। कभी अगर एक आध सेट आपका लीक भी हो जाए तो तुरंत जो है दूसरा सेट दे दिया जाए, और एग्जाम के पहले का ही आपका जो है सेट होता है। और ऐसी गलती कई लोग करके आ चुके हैं, तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। आपका अभी किसी ने लिखा कि हमारा सितंबर में एग्जाम है, तो सितंबर से पहले की आप 6 माह पहले पे आप आ जाइए। तो यहां से आपको 75 से 85% प्रश्न मिल जाएंगे।
कभी कभी तो 90% भी पहुंच जाता है, मैंने थोड़ा सा कम ही कर दिया, 80 कर दूं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप कहेंगे कभी अगर ऐसा हो जाए नहीं मिले तो आप कहने लगे। मान के चलिए लगभग 75% से 85% तक प्रश्न आपको 6 माह पहले से मिल जाए, और इसके 6 माह पहले यदि आप जाएंगे तो यहां से आपको मिल जाएंगे आपको 10 से 15% प्रश्न। तो अब ये होता है कि भाई या तो ये पोर्शन अच्छे से सही कर लो, और अगर इसको भी आप सही करना चाहते हैं, दोनों को आप पढ़ के जाएंगे तो फाइनली जो आपका आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा 25 से 30%। तो होता क्या है कि अगर आप 6 माह पहले का पढ़ के आप जा रहे हैं और आपको जो है अगर 75% से 85% प्रश्न अगर आपको वहां मिल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आपको इस पे जा खेलना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को तैर के पार करना बहुत आसान है, और अगर बीच में आप रुक गए, लंबा अगर दूरी हो गई, तो फिर आपके डूबने की संभावना बन जाती है। ये कंपटीशन का अपना नियम है, ठीक है, और ऐसा नहीं है ये नियम मैं प्रतिपादित कर रहा हूं, ठीक है, ये कंपटीशन के नियम हैं कि इनको फॉलो करना होता है। तो अगर आप जो है बहुत ही अगर आप कॉन्शियसली पढ़ रहे हैं तो आप पूरे 1 साल का आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। आप अगर हर महीने आप नोट्स बना रहे हैं, बाकायदा आप कर रहे हैं, तो आप पूरा 1 साल का आप पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं, और आयोग आपसे अपेक्षा भी रखता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, 99% स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको अन्य चीजें भी देखना है कि आपको पूरा सामान्य अध्ययन भी पढ़ना है। तो सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट, साइंस, फिर पता पड़ा कि अगर आपके एग्जाम में आपका गणित भी है, रीजनिंग भी है, ये सारे के सारे अगर चीजें हैं, हिंदी भी है, मान लीजिए एसआई में तो हिंदी भी है आपका, तो फिर आप कितनी चीजों में फोकस करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप कोशिश कीजिए, आप 6 माह पहले का आप पढ़ के जाइए। कंपटीशन में आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा करंट अफेयर्स के कारण। आप ये नहीं कहेंगे कि सर करंट के चलते हमारा सिलेक्शन रुक गया, किसी अन्य वजह से रुक जाए, करंट अफेयर्स के चलते नहीं रुकेगा। और मैं जो करंट अफेयर शुरू करूंगा वो करंट अफेयर्स आपका जो है शुरू करूंगा मार्च से। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मींस मेरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपकी 6 से 7 माह के करंट अफेयर्स, इतना मैं लेके चलूंगा, ठीक है। और जिस प्रकार से ऐसे लेके चल रहे हैं कि एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर रहे, इसी प्रकार से करंट अफेयर्स लेके चलूंगा। क्लियर है? तो अब मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर्स किस प्रकार से पढ़ेंगे या किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी प्रकार की आप लोगों को कोई डाउट रह गई होगी, ठीक है। तो चलिए यहां पे आके आपका समय भी पूरा हो रहा है, और कल ये मौर्य प्रशासन को पूरा कर लेंगे, ठीक है। और फिर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस क्लास को लेके ये मत कहिए क्लास रोक दी, पहले ही बता चुका हूं, स्पष्ट रूप से बता चुका हूं कि ये आपकी डेमो क्लास है, और इसके माध्यम से आप हमारा अपना स्वयं का, हमारे पूरे संस्थान का, हमारी पूरी टीम का आप परीक्षण कर सकते हैं। और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल जो है आपकी सफलता में मैं सहायक हो सकता हूं, मेरी पूरी टीम सहायक हो सकती है। आप हम पर विश्वास करें और जो है अधिक से अधिक एडमिशन लेकर हमारी मेहनत को सफल बनाएं, और आप लोग भी शीघ्र अतिशीघ्र सफल हो। चलिए मिलते हैं कल पुनः इसी समय पे, यही गति रहेगी, यही दिशा भी रहेगी और यही ऊर्जा भी रहेगी। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।